हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमन। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज़ जो हमने फ्रेम किए हैं 7 और 8 जुलाई के करंट अफेयर से। हमने ये क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं पीआईबी से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से और जो दूसरे लीडिंग न्यूज़पेपर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, उन सब न्यूज़पेपर से। दोस्तों, अब आप यूपीएससी की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं और दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं। हमने अपने कोर्सेज यूपीएससी के लिए लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें हमने यूपीएससी प्रीलिम्स का हर एक टॉपिक कवर किया है, यूपीएससी मेंस का हर एक टॉपिक कवर किया है। इसमें GS1, GS2, GS3 एंड GS4 ये सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल, कोई भी दुविधा हो, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पर कॉल करके हमारे कोर्सेज को ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप studiiq.com पर जाकर के भी हमारे कोर्सेज खरीद सकते हैं। पहला सवाल हमने फ्रेम किया है पीआईबी से। इसमें यह कह रहा है कि इंडिया डिक्लेयर्स इटसेल्फ फ्री फ्रॉम हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। तो ये जो बीमारी है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। Consider the following statements regarding avian influenza. India has declared itself free from this disease from 6 June 2017. जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है, अभी मैंने आपको बताया। Avian influenza is also known informally as avian flu and bird flu. आप इस बीमारी को जो बर्ड फ्लू है ना, इसका नाम से आप इसे ज़्यादा जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसमें फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है। इसका आंसर क्या है? सी है इसका आंसर। ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ये ज़्यादातर ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करता, मगर इसका जो दो स्ट्रेंस है H7N9 और H5N1, ये जो वायरस स्ट्रेंस है ये दोनों ये ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं। हमने अगला सवाल जो है वो इसी क्वेश्चन पर फ्रेम किया है। हमने कहा है कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है इज़ एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज ऑफ बर्ड्स एंड इज़ जूनोटिक डिजीज़। क्या ये बैक्टीरिया से होता है? दोस्तों, बैक्टीरिया से नहीं होता, ये वायरस से फैलता है। मेरा पहला हो गया गलत, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर बैक्टीरिया। अगला देखिए, इट इज़ एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज। जी हाँ, वायरल ही है। ऑफ बर्ड्स में होता है एंड कैन समटाइम्स स्प्रेड टू डोमेस्टिक पोल्ट्री एंड काउज लार्ज स्केल आउटब्रेक्स ऑफ सीरियस डिजीजेस। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। जो मुर्गी घर हैं, जो कि पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वहाँ पर काफ़ी फैलते हैं ये सब बीमारियाँ। क्या है आंसर? हमारा आंसर है 2 ओनली, आंसर है बी। हम लोग इस पे ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, हम लोग क्यों सवाल कर रहे हैं इतना? क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहता है। 2015 प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा था, H1N1 वायरस इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू, स्वाइन फ्लू। इसका आंसर आप हमें दीजिए। Consider the following statements regarding this disease. The type with the greatest risk is highly pathogenic HPAI. ठीक है, जो HP एवियन इन्फ्लुएंजा दोस्तों वो सबसे ज़्यादा रिस्क का है। मेरा पहला सही है, ये फैक्चुअल सवाल था। इसके 3 टाइप्स होते हैं, इस बीमारी के 3 टाइप्स होते हैं, वायरस के 3 टाइप्स होते हैं, A, B और C। तो कह रहा है कि आउट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ viruses A, B and C, influenza A virus is zoonotic infection with a natural reservoir almost entirely in birds. इसीलिए ये birds में ज़्यादा फैलता है। मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड भी सही है। आंसर क्या हुआ? C, both 1 and 2 are correct। तो अगर आपसे पूछे कि जो H और N क्या था दो नाम, ये थे H7N9 और H5N1। अगर पूछे कि H7N9 और H5N1 ये किससे संबंधित है, क्या कहना है आपको? एवियन इन्फ्लुएंजा। आप सही कर लेंगे आप। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमने फ्रेम किया है एक अफ्रीकन कंट्री तंजानिया से। ये न्यूज़ में था। तो हमने कहा कि तंजानिया इज़ अ कंट्री इन ईस्टर्न अफ्रीका विद इन अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन। दोस्तों, एक जो ग्रेट लेक्स रीजन है वो आपका नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता है। उसमें कई सारे जो झील है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुपीरियर झील है, ये सब कहाँ है? वो सब उसी रेंज में बसे हुए हैं आपस में। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। तो जो यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर जो ग्रेट लेक्स रीजन है अफ्रीका का, उसका जो ईस्टर्न अफ्रीका है वहाँ पर तंजानिया बसा हुआ है। क्या ये सही है? जी हाँ दोस्तों, ये सही है। ये है ईस्ट अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट। मेरा पहला सही है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाई केनिया एंड युगांडा टू द नॉर्थ। नॉर्थ में केनिया और युगांडा है क्या? जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर है केनिया इसके नॉर्थ में, यहाँ पर युगांडा भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तंजानिया लेक विक्टोरिया को टच करता है,
क्या तंजानिया लेक विक्टोरिया को टच करता है? तो क्या कहना है आपको? जी हाँ करता है। देखिए यहाँ पर यह है लेक विक्टोरिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा झील युगांडा, केनिया और तंजानिया इन तीनों कंट्रीज के बॉर्डर को टच करता है, क्या कहना है आपको? लेक विक्टोरिया। देखिए यहाँ पर लेक विक्टोरिया जो कि युगांडा को टच कर रहा है, केन्या को टच कर रहा है और तंजानिया को भी टच कर रहा है। जो केन्या, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है नैरोबी, जहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो समिट होता रहता है, इसका जो मिनिस्ट्रियल समिट होता रहता है, जो कि हर 2 साल पर होता है। कितना पर होता है? वो हर 2 साल पर होता है WTO का मिनिस्ट्रियल समिट। ये कहाँ हुआ था? ये एक बार हुआ था नैरोबी में। इसीलिए हम लोग देखिए यहाँ जो समिट हुई थी ना, तो यहाँ जो डिसीजन लिए गए थे उसे हम लोग कहते हैं नैरोबी पैकेज। तो अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया विक्टोरिया झील के बारे में। इसे शेयर करते हैं युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। यहाँ आप देखिए बुरुंडी, यहाँ है रवांडा, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। देखिए ये है आपका, यहाँ पर एक और झील है। ये सब सारे बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये सब सारे वाटर बॉडीज़ हैं। तो जो तंजानिया है वो केन्या को टच करता है, ये युगांडा को टच करता है, रवांडा और बुरुंडी दोनों टच करता है। अभी मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर ये है रवांडा, टच कर रहा है जो तंजानिया, ये है बुरुंडी, इसको भी टच कर रहा है तंजानिया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो कहाँ पर है भाई? देखिए यहाँ पर कॉन्गो है, ठीक है, इसको टच कर रहा है। जाम्बिया है, मालावी है, मोजाम्बिक है और जो इंडियन ओशियन है उसको टच कर ही रहा है। देखिए यहाँ पर ये इंडियन ओशियन है, इसको टच कर रहा है। ये है इसका कोस्ट। यहाँ पर देखिए मोजाम्बिक है, यहाँ पर देखिए ये जाम्बी है, मालावी देखिए यहाँ पर टच कर रहा है, इसको देख रहे हैं। तो ये सब जो इसके नेबर्स कंट्री हैं, मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड सही है। माउंट किलिमंजारो इज अफ्रीकाज हाईएस्ट माउंटेन, ये इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। क्या ये सही है? जी हाँ दोस्तों, फैक्चुअल सवाल है, ये सही है। देखिए यहाँ पर ये है किलिमंजारो, यहाँ देख रहे हैं आप माउंट किलिमंजारो, इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं आप, मेरा थर्ड सही है। तंजानिया इज अ प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक सिंस 1996। इट्स ऑफिशियल जो कैपिटल है इसका कहाँ है? ये दोदोमा में है, ठीक है, मेरा आंसर है 4। देखिए यहाँ इसका है कैपिटल दोदोमा। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला, ठीक है। जो रवांडा, इसकी राजधानी कहाँ है? कैगाली। दोस्तों कैगाली अभी हाल में ही न्यूज़ था, हम लोग आपको इस पर एक सवाल लेकर के आएंगे आगे के वीडियोज़ में। तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है 1, 2, 3 एंड 4, आंसर है डी। इस तरह हमने तंजानिया को कवर किया, इसका जो आगे पीछे कौन कौन से कंट्री हैं उसको कवर किया, WTO के बारे में थोड़ा सा देखा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है द हिंदू के एक न्यूज़ से, जिसमें कहा गया है कि जो मुल्ला पेरियार डैम है उसका जो एक्सेस है इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ये कह रहा है केरला हमारे सुप्रीम कोर्ट से। इसमें बातें हुई हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में, जो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में, जो पेरियार जो नेशनल पार्क है उसके बारे में। तो हम लोग देखेंगे आज पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पेरियार जो नेशनल पार्क है उसके बारे में, और मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके बारे में क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे अगले वीडियोस में। दोस्तों हमारे एनवायरनमेंट के लिए हमारा प्रीलिम्स में पूछता है काफ़ी सारे सवाल, तो हमें पढ़ना होता है वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब जो क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह, ये सब जो एक्ट्स हैं हम लोग को इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस करना है, तो हम सब करेंगे। फिलहाल देखते हैं मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। इसके बारे में कुछ सवाल देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मुल्ला पेरियार डैम। द डैम इज अ मेसनरी ग्रेविटी डैम, सही बात है। ऑन पेरियार रिवर इन तमिलनाडु, क्या ये सही है? दोस्तों ये जो डैम है वो पेरियार रिवर पर तो है, मगर ये केरला में है, तमिलनाडु में नहीं है। इसीलिए केरला ने कहा था कि इसका जो एक्सेस है वो एब्सोल्यूट नहीं है। आप हेडलाइन देख सकते थे इसको। मेरा पहला हो गया गलत, क्यों? क्योंकि ये तमिलनाडु में नहीं है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1887 एंड 1895, बात सही है, फैक्चुअल सवाल था। नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड अराउंड द डैम रिजर्वायर, जी हाँ दोस्तों ये भी सही है। मेरा सेकेंड और थर्ड दोनों सही है। मेरा आंसर क्या है? आंसर है सी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो पेरियार नेशनल पार्क है वो किस डैम के रिजर्वायर के अराउंड बसा हुआ है, क्या कहना है आपको? मुल्ला पेरियार डैम। ये कहाँ है? ये डैम है केरला में। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी हमने फ्रेम किया है इसी डैम से। द पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड अराउंड दिस डैम रिजर्वायर, ये तो मैंने अभी बहुत बताया, मेरा पहला सही है। डैम इज लोकेटेड इन केरला, जी हाँ दोस्तों ये सही है। ऑन रिवर कावेरी, कावेरी रिवर पे है क्या? नहीं, कावेरी पर नहीं है, ये पेरियार पर है। अभी मैंने आपको बताया कावेरी गलत है, मेरा सेकंड गलत हो गया।
दिस डैम इज मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु स्टेट, ये बात सही है। आपको कंफ्यूजन होगा कि यार ये है तो केरला में, मगर इसको तमिलनाडु को मैनेज करता है, ये बात सही है। ये फैक्चुअल सवाल है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। द प्रेजेंट नेम मुल्ला पेरियार इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पोर्ट मेन्यू ऑफ मुल्लार रिवर एंड पेरियार रिवर। ये है मुल्ला, ये है पेरियार, तो यहाँ से नाम बना है मुल्ला पेरियार। एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच द डैम इज लोकेटेड, मेरा थर्ड सही है। फर्स्ट आंसर राइट आंसर, आंसर क्या है बी। दोस्तों ये जो डैम है वो कहाँ है, ये बसा हुआ है पेरियार नदी पर केरला में, बट दिस डैम इज मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु। दोस्तों अगला सवाल हमने फ्रेम किया है वन बेल्ट वन रोड से। इसमें हमने कहा है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज अ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी प्रपोज्ड बाय यूएस। ये यूएस की स्ट्रेटजी नहीं है, ये चाइना का प्रोजेक्ट है, समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि जो मैरीटाइम सिल्क रोड है मतलब सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, और जो 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड है, ये किसका प्रोजेक्ट है, ये चाइना का प्रोजेक्ट है, ये यूएस का नहीं है। मेरा पहला हो गया गलत। दिस प्रोजेक्ट फोकस ऑन कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन यूरेशियन कंट्रीज, प्राइमरली द चाइना, द लैंड बेस्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड ओशियन गोइंग मैरीटाइम सिल्क रोड। दोस्तों ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, एक है रोड वाला पार्ट, एक है मैरीटाइम वाला पार्ट। मेरा सेकंड सही है। The strategy underlines China's push to take larger role in global affairs and the desire to coordinate manufacturing capacity with other countries in areas such as steel manufacturing। दोस्तों हो क्या रहा है कि जो चाइना है, चाइना में जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी बढ़ रही है, इसीलिए जो लोग हैं वो लो पेइंग जॉब को नहीं प्रेफर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो जिस जॉब में पैसा कम आता है वो जॉब हम नहीं करेंगे, वो ज़्यादा तनख्वाह मांग रहे हैं। अब जब तनख्वाह मांगेंगे ज़्यादा तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो चाइनीज सामान है वो आपको थोड़ी सी महंगी बिकेगी। तो चाइना की स्ट्रेटजी क्या है, चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हम वहाँ लगाएं जहाँ पर वेजेस, जो तनख्वाह है वो कम है। इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कमेगा, जो चाइना का जो सामान है वो बाकी कंट्रीज़ में जाकर के सस्ते में एक्सपोर्ट होगा, वो जाकर के वहाँ पर प्रीफर किया जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा बिकेगा। जैसे कि आपका जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब एरियाज़ में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, चाइना के पास अभी कैपिटल है। तो ये तो हुआ इसका इकोनॉमिक रीज़न। दोस्तों इसका स्ट्रैटेजिक रीज़न भी है। अगर कोई कंट्री चाइना पर डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली तो क्या होगा, चाइना उससे थोड़ी सी बातें मनवा सकता है। फॉर एग्जांपल इसने जो चाइना ने अपना एक नेवल बेस बनाया है, कहाँ पर, एक अफ्रीकन कंट्री है जिबूती, DGI से नाम है, कुछ जिबूती है, वहाँ पर उसने अपना एक जो नेवल बेस है वो बनाया है, वो एक अफ्रीकन कंट्री है। तो देखिए ये जो कंट्री है DGIBOUTI, जिबूती जो कंट्री है, या ये पड़ता है आपका ईस्ट अफ्रीका में। तो अगर यहाँ पर अपना नेवल बेस बनाएगा तो क्या होगा, जो मिडिल ईस्ट से इसका जो भी ऑयल आ रहा है, इसका जो भी जो एनर्जी रिसोर्सेज अगर वो आ रहा है तो उसको वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा। उसको खतरा है वहाँ पर यूएस से, क्योंकि वहीं पर नज़दीक में ही यूएस का एक इंटेलिजेंस बेस है। तो देखिए यही सब कारण है कि चाइना ने अपना ये जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया है। मेरा सेकंड सही है, मेरा थर्ड सही है। आंसर क्या हुआ, आंसर है C, 2 and 3 ओनली आर करेक्ट। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये है चाइना का है, यूएस का नहीं है। जो चाइना का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है G20 समिट से। ये क्या था, ये G20 का 12वां मीटिंग था, जो कहाँ हुआ, ये हुआ जर्मनी के हम्बर्ग शहर में, HUMBERG, ये है जर्मनी का एक शहर जहाँ पे हुआ G20 का 12वां सम्मेलन। तो इसमें हमने फ्रेम किया है सवाल कि द G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम फॉर द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम द 20 मेजर इकोनॉमीज़। जो दुनिया के जो 20 मेजर इकोनॉमीज़ हैं, इनका ये ग्रुप है। इसमें जो सरकारें होती हैं, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होती है, और जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो इसमें पार्ट लेते हैं। मेरा पहला सही है। दिस ग्रुप वॉज फाउंडेड इन 1999, ये 1999 में फाउंड किया गया था, ये बात भी सही है। मेरा फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, आंसर है B, 1 and 2 आर करेक्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ G20, नहीं, ये टॉप 20 मेजर इकोनॉमी में नहीं आता, पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है। चाइना है क्या, जी हाँ चाइना है, बिल्कुल है जी। मेरा सेकंड सही है, मेरा पहला गलत है। आंसर क्या हुआ, आंसर है 2 ओनली। अगर आपसे पूछे कि क्या यूएस है, जी हाँ यूएस है,
यूके है क्या? यूके है। यूरोपियन यूनियन है क्या? ईयू भी है, यूरोपियन यूनियन भी है। ये कंट्री नहीं है, ये ग्रुप है, ये यूनियन भी है, फिर भी ये इसका पार्ट है ना। इसमें G20 में 19 है कंट्री और एक है ईयू, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे 19+1। मैक्सिको है, रशिया है, जापान तो है ही, जापान रशिया ये सब इंपॉर्टेंट कंट्रीज का नाम ध्यान दीजिए आप। ब्रिक्स देखते हैं, BRICS। ब्राज़ील है क्या? जी हाँ ब्राज़ील है। रशिया है क्या? रशिया भी है। इंडिया तो है ही। चाइना है क्या? जी हाँ चाइना भी है। साउथ अफ्रीका है क्या? साउथ अफ्रीका भी है, देखिए यहाँ पर यह है साउथ अफ्रीका। साउथ कोरिया भी है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दे कि ब्रिक्स का हर एक कंट्री, BRICS, ब्रिक्स का हर एक कंट्री G20 का मेंबर है, क्या ये बात सही है? जी हाँ दोस्तों, ब्रिक्स कंट्री में है 5 देश। ये जो सारे 5 देश हैं वो G20 के मेंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंबरशिप ऑफ G20 कंसिस्ट ऑफ 19 इंडिविजुअल कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, अभी हमने बताया 19+1, ये मेरा पहला सही है। EU इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूरोपियन कमीशन एंड बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। मैंने आपको बताया था। इस G20 में कौन कौन होंगे? वो होंगे उस देश के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है उसका मेंबर, उसका जो चीफ है वो। तो जो EU है वो इसमें कौन आता है? या आता है यूरोपियन यूनियन से। जो EU है ये तो एक कंट्रीज का ग्रुप है, यहाँ पर किसी एक कंट्री का तो आएगा नहीं। जो EU का जो EU कमीशन है, यूरोपियन कमीशन है, वो EU की तरफ से आएगा और जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा। मेरा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, आंसर है सी। अगला सवाल देखिए, कलेक्टिवली G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 85% ऑफ वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट। समझ रहे हैं? मतलब कि जो वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट है उसका 85% कहाँ से आता है? वो इन 20 देशों से आता है, मतलब कि 19 देश +1 EU, इनसे आता है। जो 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड होता है वो इनके बीच में होता है, और जो 2/3 पॉपुलेशन है दुनिया का वो इसी G20 के कंट्रीज जो होते हैं वो उनमें बसते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर इंडिया निकल जाए या फिर चाइना निकल जाए तो जो ये जो बात है 2/3 वाला, ये अलग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, इसके बाद नंबर आता है इंडिया का। ये कहा यह गया है कि 2040 तक या उससे पहले ही जो इंडिया है वो चाइना को ओवरटेक कर लेगा पॉपुलेशन के मामले में, भले ही ये ग्रोथ रेट में या फिर इकोनॉमी में उसको ओवरटेक ना करे। ग्रोथ रेट में नहीं, मतलब जो इसका जो देखिए जो इंडिया है जो ग्रोथ रेट में उसको तो ओवरटेक कर ही लिया था। अभी जो जैसे कि कुछ दिनों पहले जो इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो चाइना से ज़्यादा था, मगर जो GDP है, जो GDP का जो साइज़ है उसमें चाइना काफ़ी आगे है इंडिया से। तो अगर कोई कहे आपसे कि जो चाइना की जो GDP है वो इंडिया से कम है तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट गलत होगा। जो चाइना की जो GDP है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इंडिया की GDP से। तो मेरा पहला लाइन जो है वो सही है। विद द G20 ग्रोइंग इन स्टेचर, इसका जो कद है वो बढ़ रहा है। आफ्टर इट्स इनॉग्रल लीडर समिट इन 2008, इट्स लीडर्स अनाउंस्ड ऑन 25 सितंबर 2009 दैट ग्रुप वुड रिप्लेस G8। दोस्तों ये जो G8 है वो अब G8 नहीं रहा, वो अब G7 बन चुका है। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप 8 था उसमें से रशिया को बाहर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि रशिया ने जो यूक्रेन का जो क्रीमिया पार्ट था उसको उसने एनेक्स कर लिया था। ये इल्ज़ाम लगा करके जो बाकी जो 7 कंट्री हैं उन्होंने जो रशिया है उसको G8 से बाहर कर दिया है। अब जो G8 जो है वो G7 बन चुका है। तो मेरा सेकंड सेगमेंट जो है वो सही है। अगला देखिए, जो G20 नेशन के जो हेड्स हैं दे मीट सेमी एनुअली एट द G20 समिट बिटवीन 2009 और 2010। उसके बाद जो 2011 के बाद जो कान समिट है उसके बाद जो G20 के जो समिट होते हैं वो अब सालाना होता है, हर साल होता है ये G20 का समिट। मेरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। फैक्चुअल सवाल था ये पूरा, आंसर है डी। तो ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है DSE से। आर्मी गेट्स नोड फॉर 2806 करोड़ अपग्रेड्स। ये जो DSE है उस पर सवाल फ्रेम किया है हमने। DSE इज चेयर्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर। क्या इसको हमारे गृह मंत्री चेयर करते हैं, इसको हेड करते हैं? नहीं, हमारे गृह मंत्री नहीं, हमारे रक्षा मंत्री इसको हेड करते हैं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ना वो उसको चेयर करते हैं, इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को। मेरा पहला हो गया गलत। DSE is Defense Ministry's highest decision making body for capital acquisition proposals forwarded by Indian Armed Forces। इन आर्म्ड फोर्सेस को जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, तोप, टैंक, मिसाइल जो भी चाहिए होती हैं वो इसको ये डिसाइड करता है कि वो कहाँ से ले जाएंगे, कितने में ले जाएंगे, वगैरह वगैरह डील्स होती हैं वो सब इसमें होती हैं। मेरा सेकंड स्टेटमेंट सही है। मेरा आंसर क्या है? आंसर है B2 ओनली।
क्वेश्चन क्या आएगा आपको, आएगा कि इसको जो चेयर करता है वो कौन करता है, डिफेंस मिनिस्टर आएगा, इसका काम क्या है, क्या ये हाईएस्ट मेकिंग बॉडी है, ये सब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएससी, इट वाज सेटअप इन 2001। जी हाँ दोस्तों, इसको 2001 में बनाया गया था। ये कारगिल के बाद जो रिफॉर्म लिए गए थे उसका एक हिस्सा था। हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसमें जो रिफॉर्म लिए गए थे कारगिल युद्ध के बाद, उसका एक हिस्सा था, क्योंकि उसमें हमें काफ़ी सारे जो एम्यूनिशंस हैं और आर्म्स हैं उसकी हमें तकलीफ सहनी पड़ी थी, उसकी हमें कमी महसूस हुई थी। मेरा पहला स्टेटमेंट सही है। इट अप्रूव्स द लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड। अच्छा ये बताइए दोस्तों कि हमारा जो कारगिल युद्ध चल रहा था तो हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसने हमारी मदद की थी, उस दोस्त का नाम क्या है आपको बताना है, उस कंट्री का नाम क्या है आपको ये बताना है। सेकंड लाइन देखिए, इट अप्रूव्स द लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द फोर्सेज। जी हाँ बात सही है, ये प्लान डिस्क्राइब इसको अप्रूव करता है। इट रिकमेंड्स ऑल बिग कैपिटल डिफेंस परचेजेज। अभी मैंने बताया जितने भी खरीदारी करनी होगी वो इसको रिकमेंड करेगा, और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होगा वो उसको अप्रूव करेगा। ध्यान दीजिए दोनों काम अलग अलग हैं। क्या खरीदना है ये कौन रिकमेंड करेगा, डीएसी। वो खरीदना है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीएसएस, ये डिसाइड करेगा। ठीक है, वो उसको अप्रूवल देगा। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे घुमा करके कि भैया ये बताओ कि हमारा जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है इसका चेयरमैन कौन होता है, इसको कौन हेड करता है, क्या बताना है आपको, हमारे प्रधानमंत्री खुद उसको चेयर करते हैं। ये है इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, दिस कमेटी इज हेडेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। बात बिल्कुल सही है, मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर करेक्ट, आंसर इज डी। चलते चलते हम दो क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं अपने एनवायरमेंट पार्ट से। ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से, क्योंकि हमारा वो जो न्यूज़ था वो वाला एनवायरमेंट वाला उसमें इसका जिक्र था, जो केरला वाला न्यूज़ था ना मुल्ला पेरियार डैम वाला उसमें। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये बात सही है। इस एक्ट को हमारे पार्लियामेंट ने, हमारे संसद ने पास किया है। इट हैज़ बीन इनेक्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। अगर आपसे पूछे कि जो WPA 1972 है ये केवल एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, क्या ये लाइन सही होगी, आपको कहेगा एनिमल ओनली। दोस्तों जब भी आपको दिया रहे ऐसे वर्ड्स ओनली, मस्ट, ये सब एक्सट्रीम वर्ड्स हैं तो आप सचेत हो जाइए, उस लाइन के गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहता कि WPA 1972 इज़ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स ओनली, ये लाइन गलत है। आपको एनिमल को तो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, आपका जो प्लांट्स है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। मेरा सेकंड स्टेटमेंट सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज बोथ। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये बात सही है क्या, जी हाँ दोस्तों ये बात गलत है। हमारा जो एक्ट है WPO वो पूरे भारत के लिए एप्लीकेबल है, बस जम्मू एंड कश्मीर में ये एप्लीकेबल नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग कानून है इसके लिए। तो मेरा थर्ड लाइन क्या हो गया, वो गलत हो गया। क्यों ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमारे संविधान के एक आर्टिकल ने उसे स्पेशल राज्य का दर्जा दिया है। आपको बताना है कि वो आर्टिकल कौन सा है, 368, 370, 123, 213। दोस्तों हमने आपको जो ऑप्शंस दिए हैं चारों के चारों, ये काफ़ी चारों ऑप्शंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन चारों आर्टिकल के बारे में पता रहना चाहिए। इनमें से, इन चारों में से जो दो आर्टिकल है वो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा आप। इनमें से किस आर्टिकल के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर है उसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है। मेरा थर्ड यहाँ पर गलत हो गया, तो मैंने क्या किया, मैंने काटा सी, मैंने काटा डी। अब मुझे पता है कि आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा, दोनों में 1-1 है। हमें देखना है कि क्या 2 सही है, क्या ये 4 सही है। मैंने देखा कि जी हाँ 2 सही है मेरा, मैंने आराम से लगा दिया बी, मुझे 4 चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि 1 में मेरा, ए में मेरा 2 है ही नहीं, मगर ए क्या है, ए तो मेरा सही, मेरा जो 2 है मतलब सही है ना, इसीलिए आंसर है बी। फिर भी देख लेते हैं हम चौथा क्या है। बिफोर 1972 इंडिया ओनली हैड 5 नेशनल पार्क। जी हाँ दोस्तों ये विश्वास करने वाली बात नहीं है, मगर फिर भी ये बात सही है। भारत के पास केवल 5 ही नेशनल पार्क थे 1972 से पहले। मेरा स्टेटमेंट 4 सही है। आंसर क्या है, आंसर है बी, 1, 2 and 4 ओनली। अगला सवाल देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कहा गया है ये बात कि दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड शेड्यूल फॉर प्रोटेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। दोस्तों इस कानून में 6 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो
उस शेड्यूल में क्या क्या है, उसमें आपको प्लांट्स भी मिलेंगे, उसमें आपको एनिमल्स भी मिलेंगे। मेरा पहला स्टेटमेंट सही है, उसको हंटिंग से उसको बचाया गया है, उसको कल्टिवेशन से बचाया गया है। अगला देखिए, इट हैज़ 6 शेड्यूल्स विच गिव वेरिंग डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन। अभी हमने आपको बताया इस एक्ट में 6 शेड्यूल हैं, ये 6 शेड्यूल हैं, मेरा सेकंड सही है। ये 6 शेड्यूल कौन कौन से हैं इसको हम आगे के वीडियोज़ में कवर करेंगे। जो नील गाय है उसको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया है, मतलब कि उसकी अब कलिंग की जा सकती है, उसको अब मारा जा सकता है। इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, बोथ 1 और 2। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। दोस्तों ये वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, आप समझ रहे होंगे अब तक। तो आपसे गुजारिश ये है दोस्तों कि आप इसको आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ हो सके उस पर। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।